Assalamualaikum students. Today our topic is related to the skeletal muscle, structure of skeletal muscle. हम लोग डिटेल में पढ़े थे, उसमें आज हम स्टडी करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट्स. ठीक है, तो अगर थोड़ा सा पीछे से रिवाइज करें तो जो स्केलेटल मसल होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ मायोफाइबर्स. ठीक है, एंड मायोफाइबर्स आर फर्दर made up of thin fibrils which are called myofibrils, and myofibrils are made up of two types of filament which are called myofilaments. These are thick filament and thin filament, myosin and actin filaments. तो इनकी डिटेल आज हम स्टडी करने लगे हैं. ओके स्टूडेंट्स, अगर हम आ जाए इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट पे, तो मायोफिलामेंट्स जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ फिलामेंट्स विच आर कॉल्ड थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट. थिक फिलामेंट जो है वो पूरे ए बैंड के अंदर, आपको मैंने बताया भी था कि पूरे ए बैंड के अंदर जो फिलामेंट मौजूद है दैट इज़ थिक फिलामेंट. जबकि जो थिन फिलामेंट होते हैं दे एक्सटेंड इनटू द हाफ ऑफ द ए बैंड एंड फुल ऑफ द आई बैंड. आई बैंड पूरे का पूरा थिन फिलामेंट से बना होता है, उसमें थिक फिलामेंट मौजूद नहीं होता. और जो ए बैंड होता है दैट कंटेन्स थिक एज वेल एज थिन फिलामेंट, उसके अंदर दोनों मौजूद होते हैं. अब अगर हम डिटेल में देखें कि थिक फिलामेंट क्या है, किस प्रोटीन से बना हुआ है, तो हम देखते हैं कि थिक फिलामेंट जो है इनको मायोसिन फिलामेंट भी बोला जाता है. ये मायोसिन प्रोटीन से बने होते हैं और अबाउट 16 नैनोमीटर इनका डायमीटर है. ये दैट्स वाई दे आर कॉल्ड थिक फिलामेंट एज़ कम्पेयर टू दीज फिलामेंट्स विच आर हैव लेस डायमीटर. और ये बेसिकली एक ही टाइप के प्रोटीन के बने होते हैं विच इज़ कॉल्ड मायोसिन प्रोटीन. अब ये आपको एक मोटा सारा फिलामेंट तो नज़र आ रहा है, बट इट इज़ मेड ऑफ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ मायोसिन प्रोटीन. मायोसिन प्रोटीन्स को अगर हम देखें तो एक मॉलिक्यूल जो है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग थ्रेड. ठीक है, और दो उसके हेड हैं और लॉन्ग टेल है. तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ये मायोसिन मॉलिक्यूल है. ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो एक मायोसिन का फिलामेंट बनता है. तो ये आपस में इंटरवीन हो जाते हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर, और ये इसकी बेस बनाते हैं. और हेड्स जो हैं वो इस मेन मायोसिन के फिलामेंट से बाहर की तरफ एक्सटेंड किए हुए होते हैं. यही हेड्स जो हैं इनको क्रॉस ब्रिजेस भी बोला जाता है, और ये हेल्प करते हैं बेटा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के अंदर. तो मायोसिन के अंदर हमने देखा थिक फिलामेंट में कि इसका डायमीटर जो है आपके पास 16 नैनोमीटर है. मायोसिन प्रोटीन से बना होता है. एक मायोसिन का मॉलिक्यूल जो होता है इट इज़ मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, हेड एंड लॉन्ग टेल. और बहुत सारे जब मायोसिन के मॉलिक्यूल मिलते हैं तो मायोसिन का फिलामेंट जो है वो बनता है. दूसरी तरफ आ जाएं तो एक्टिन का फिलामेंट अगर आप देखें तो यहाँ आपको बीडेड जैसे स्ट्रिंग ऑफ बीड्स होती है, मोतियों की लड़ी है जो आपस में कॉइल हुई हुई है, इंटरवीन हुई हुई है. ठीक है, और ये एक्टिन के मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, ये भी आपको नज़र आ रहे हैं. प्लस दे कंटेन अनदर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन, यानी ये जो मायोसिन है ये फिलामेंट ये सिर्फ एक टाइप की प्रोटीन से बना हुआ है. जबकि जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं इट इज़ मेड अप ऑफ थिन फिलामेंट्स, दे आर मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन. मेजर प्रोटीन जो इसको बनाने में रोल प्ले कर रही है दैट इज़ एक्टिन. बीडेड स्ट्रक्चर है, स्ट्रिंग ऑफ बीड्स की तरह, पर्ल्स की स्ट्रिंग की तरह नज़र आती है, एक लड़ी की तरह, मोतियों की लड़ी की तरह है. और इसके साथ ये आपको लॉन्ग थ्रेड्स नज़र आ रहे हैं. ये सेकंड टाइप ऑफ प्रोटीन है जिसको ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल बोला जाता है. ये भी इसके ऊपर लिपटी होती है. देन यू कैन सी बॉल्स ऑफ स्मॉल 3 साइज बॉल्स, ये ट्रोपोनिन कहलाती हैं. ये 3 पॉलीपेप्टाइड पे मुश्तमिल एक प्रोटीन है, यानी इसके 3 पॉलीपेप्टाइड कंपोनेंट्स हैं और तीनों ने डिफरेंट चीज़ों के साथ बाइंड करना है. इसका एक कंपोनेंट बाइंड करता है एक्टिन के साथ, एक कंपोनेंट बाइंड करता है ये जो इसके नीचे से थ्रेड गुजर रहा है ट्रोपोमायोसिन इसके साथ, और तीसरा इसका कंपोनेंट जो है वो बाइंड करता है कैल्शियम आयंस के साथ. कैल्शियम आयंस जब आएंगे यहाँ पे बाइंड करेंगे और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स को पॉसिबल करवाएंगे. ठीक है, एक्टिन फिलामेंट का यानी ये जो थिन फिलामेंट है इसका डायमीटर इसके मुकाबले में हाफ़ होता है, तकरीबन आपके पास 7 to 8 नैनोमीटर इसका डायमीटर है. तो थिन फिलामेंट आर मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, बीड्स ऑफ एक्टिन प्रोटीन्स, यानी ये भी पॉलीपेप्टाइड चेन है लेकिन ग्लोबुलर प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में एक दूसरे के ऊपर बाउंड हुए हुए हैं. ठीक है, लिपटे हुए हैं चेन की फॉर्म में. प्लस दे कंटेन थ्रेड्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन. ट्रोपोमायोसिन धागे नुमा है, लंबे थ्रेड्स की फॉर्म में है जो इसके ऊपर लिपटी हुई है. और तीसरी प्रोटीन है ट्रोपोनिन जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन है और वो 3 कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होती है. तो ये तो थी स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन. अगर हम इनको कंपेयर करें तो वी कैन सी कंपैरिजन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन.
तो यहाँ पे आपको एक चार्ट नज़र आ रहा है जिसमें आप कंपेयर कर सकते हो एक्टिन को मायोसिन के साथ। एक्टिन के अंदर आप देख रहे हैं कि ये थिन फिलामेंट है मसल के अंदर, और मायोसिन जो है ये थिक फिलामेंट कहलाता है। इसका जो डायमीटर है वो तकरीबन अगर माइक्रोमीटर में करें तो ये 0.2 to 2.6 माइक्रोमीटर तक आ जाता है, और ये थिक फिलामेंट्स का जो है ये 4.5 माइक्रोमीटर फिलामेंट, एक फिलामेंट जो है वो थिक हो सकता है। डिफरेंट वैल्यूज़ मुख्तलिफ़ जगहों पे लिखी हुई हैं, तो 7 to 8 भी है, और यहाँ पे 16 नैनोमीटर। माइक्रोमीटर में पैमाइश करेंगे तो उसकी ये आएगी, और आपके जो पीछे बुक में देखा है तो वहाँ पे 7 यहाँ 7 to 8 नैनोमीटर है। नैनोमीटर माइक्रो से ज़रा बड़ा यूनिट होता है, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको 16 नैनोमीटर नज़र आ रहा है, और माइक्रोमीटर में अगर हम करेंगे तो इसको आपको 4.5 और 2.6, तकरीबन ये मायोसिन एक्टिन का डबल होती है। इसके अंदर ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन मौजूद हैं, इसमें मौजूद नहीं होते। इसके अंदर मीरोमायोसिन कहलाते हैं, मायोसिन के साथ कुछ और मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। ये ए और आई बैंड दोनों में पाई जाती हैं, जबकि मायोसिन फिलामेंट्स जो होते हैं यानी ये सिर्फ आपको ए बैंड के अंदर नज़र आती है। ये क्रॉस ब्रिजेस नहीं बनाती, जबकि इसके हेड्स मौजूद हैं, क्रॉस ब्रिजेस बनाती है। इसकी सरफेस स्मूथ है, इसकी सरफेस के ऊपर हेड्स मौजूद हैं, तो अपीयरेंस रफ़ होती है। इनका नंबर ज़्यादा है, ये आपने देखा है कि एक मायोसिन के गिर्द तकरीबन 6 फाइबर्स होते हैं एक्टिन के, और एक्टिन फिलामेंट के लिए एक मायोसिन का मॉलिक्यूल होता है। ये एक साइड फ्री है और एक साइड इनकी अटैच होती है, जबकि इसके दोनों सिरे जो हैं वो फ्री होते हैं, और ये एच जोन के ऊपर स्लाइड करते हैं। मायोसिन अपनी जगह नहीं छोड़ता, मायोसिन अपनी जगह पे ही रहता है। जब हम कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि मायोसिन मूवमेंट में कोई रोल प्ले नहीं करता, ये जस्ट एक्टिन को स्लाइड करता है सेंटर की तरफ, एच जोन की तरफ। तो ये कंपैरिजन अगर आए एक्टिन और मायोसिन का तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस इसमें आप ये डायग्राम्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ये मसल की कॉन्ट्रैक्शन जो है ये पॉसिबल कैसे होती है। अभी हमने देखा एक्टिन एंड मायोसिन जो हैं दे आर इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। तो मसल जब हम मूव करवाते हैं, आप अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट मूव करवाते हैं जो बोन से अटैच है, लेग्स हैं, आर्म्स हैं, आपके फेशियल मसल्स हैं, जिनको आप अपनी मर्ज़ी से हिलाते हो, अपनी मर्ज़ी से मूव करवाते हो, आप बोलते हो तो आपके लिप्स की मूवमेंट है, तो ये सारी मूवमेंट्स बेसिकली ड्यू टू सम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सम मसल्स, और ये ऑर्डर आता है ब्रेन से, और ब्रेन के ऑर्डर के अंडर ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब इस कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो प्रपोज्ड मॉडल है उस मॉडल का नाम स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है, कि एक्चुअली जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी लेंथ शॉर्ट हो जाती है। कैसे शॉर्ट होती है, इस मॉडल को स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल का नाम दिया गया है, कि एक्चुअली मसल्स के अंदर एक्टिन मायो प्रोटीन जो होती है ये मायोसिन के ऊपर स्लाइड पास्ट कर जाती है। जैसे आपने ग्लास की विंडोज़ देखी होंगी जो स्लाइडिंग विंडोज़ होती हैं, कि आप उसको ज़रा सा पुश करते हो तो वो आगे की तरफ स्लाइड कर जाती हैं। तो सेम एक्टिन फिलामेंट्स मायोसिन के ऊपर स्लाइड पास्ट कर जाते हैं जैसे ही ब्रेन से ऑर्डर आता है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स, और आगे पूरा मेकैनिज़म है कि सिग्नल्स आने से कैल्शियम आयंस आएंगे और वो हेड्स को इन एक्टिन फिलामेंट्स के साथ बाइंड करवाएंगे और इनको आगे की तरफ पुल कर लेंगे। तो ये मॉडल बेसिकली प्रपोज किया था हग्सले एंड एफ हग्सले ने, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये साइंटिस्ट हैं हग्सले एंड एफ हग्सले, और उनके कोलीग्स ने मिलकर ये मॉडल प्रपोज किया था, और इसका नाम जो है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल रखा गया है, बिकॉज द एक्टिन फिलामेंट्स थिन फिलामेंट्स स्लाइड पास ओवर द थिक फिलामेंट, यानी थिन फिलामेंट्स जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं ये मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं। अब जब स्लाइड करते हैं बेटा, तो ये जो आपको पहली डायग्राम नज़र आ रही है हेयर यू कैन सी कि ये इसका जो आपको जी लाइंस हैं, ये दो आपको जी लाइंस नज़र आ रही हैं, ये रेड वाली एक साइड पे और ये दूसरी साइड पे, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं है, ठीक है। वो एरिया जहाँ पे मायोसिन नहीं होता दैट इज़ आई बैंड, और वो एरिया जहाँ पे मायोसिन मौजूद होता है दैट इज़ कॉल्ड ए बैंड, ठीक है। अब जब कॉन्ट्रैक्शन होने लगती है और सेंटर वाला पोर्शन जिसमें एक्टिन फिलामेंट नहीं होते, सिर्फ मायोसिन का फिलामेंट मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड एच बैंड। अब जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है बेटा, तो ये जो हेड्स आपको नज़र आ रहे हैं मायोसिन के, ये बाइंड कर जाएंगे एक्टिन फिलामेंट्स के साथ। द हेड ऑफ मायोसिन फिलामेंट बाइंड्स विद द एक्टिन फिलामेंट
एंड पुल द एक्टिन फिलामेंट्स टूवर्ड द सेंटर। इस साइड वाले हेड्स इन फिलामेंट्स को अंदर की तरफ खींचेंगे और ये वाले हेड्स जो हैं ये इनके साथ बाइंड करके इनको आगे की तरफ खींचेंगे। जैसे कि ग्लास विंडो है और आप इस तरफ से हाथ रख के उसको सेंटर की तरफ पुल करें और इस तरफ से हाथ रख के आप उसको सेंटर की तरफ पुल करें तो वो सेंटर में आके क्लोज़ हो जाती हैं, स्लाइड करके दोनों सेंटर में आ जाती हैं। तो ये जो हेड्स हैं ये बिल्कुल आपके हाथों की तरह रोल प्ले करते हैं कि इसके साथ अटैच होकर इसको आगे की तरफ पुश करवा देते हैं। अब ये रिलैक्स फॉर्म में है, यहाँ पे इनका यहाँ आपको लेंथ ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो यहाँ देखें कि जी लाइंस जो हैं दे कम क्लोज़र। यानी अगर आप स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे तो पहले तो आप बताएंगे कि इट इज़ अ मॉडल प्रपोज्ड बाय हग्सले एंड A.F. हग्सले in 1954 and according to this model the actin filaments slide past over the myosin filaments with the help of binding of ये जो cross bridges थे binding of cross bridges with the actin filaments and due to these binding the actin filaments move toward the center. During this movement contracted phase the Z line gets closer, I bands get shortened, I band भी छोटा हो जाएगा, A band भी छोटा हो जाएगा, तो I band get shortened, Z lines come closer, H zone disappears क्योंकि एक्टिन फिलामेंट बिल्कुल एक दूसरे के करीब पहुंच जाएंगी। सिर्फ आपको सेंटर में ये M लाइन नज़र आएगी, H जोन जो है जो पहले इतना सारा वाइट था यहाँ पे डिसअपीयर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ये रिलैक्स्ड फॉर्म है एक्टिन और मायोसिन की। दिस मॉडल इज़ कॉल्ड स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। ओके, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो मूवमेंट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल है या स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है ये किस बेस पे वर्क करता है, क्या फोर्सेस हैं जो एक्टिन और मायोसिन को आपस में बाइंड करवाती हैं। तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन में अगर हम देखें नॉर्मली ये एक रिलैक्स फॉर्म में आपको मसल नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो ये आपको एक्टिन फिलामेंट नज़र आ रहे हैं, बीडेड स्ट्रक्चर है। ये जो लंबे थ्रेड्स हैं दीज आर मायोसिन प्रोटीन और ये जो ग्रैन्युलर ग्लोबुलर प्रोटीन नज़र आ रही है दैट इज़ ट्रोपोनिन। तो बेटा अगर हम एक्टिन फिलामेंट्स को देखें तो एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर आपको कुछ रिसेप्टर साइट्स नज़र आती हैं ये जो कि ब्लॉक की हुई हैं इस थ्रेड ने। ठीक है, यानी जैसे आपकी तस्वीर के दाने होते हैं, बीडेड स्ट्रक्चर्स हैं, उनके ऊपर जो होल होते हैं उनके ऊपर अगर आप थ्रेड लपेट दें या टेप लगा दें जो उसको कवर कर दे। ठीक है, यानी ये जितनी रिसेप्टर साइट्स हैं दे आर कवर्ड बाय ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, इसने कवर किया हुआ है, जब तक ये उसको कवर किए रखेगी ये मायोसिन का हेड इसके साथ बाइंड नहीं कर सकेगा। अब होता क्या है कि व्हेन वी वांट टू कॉन्ट्रैक्ट आवर मसल्स, जैसे ही आप चाहते हो कि आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट करें, स्केलेटल मसल्स हैं या कार्डियक मसल्स हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं तो कैल्शियम आयंस जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, कैल्शियम आयंस आते हैं, दे बाइंड विद ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन 3 ग्लोबुलर प्रोटीन से बना हुआ है, एक साइड से ये मायोसिन इसके ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच है, दूसरा इसका कंपोनेंट एक्टिन के साथ अटैच है और तीसरा कंपोनेंट फ्री है। वो फ्री किस लिए है कि उसके साथ आके बाइंड करेगा कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन रिलीज़ होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से। ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसी भी सेल के अंदर होता है, जब वो मसल्स में मौजूद हो तो उसका नाम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो जब नर्व इम्पल्स मैसेज लेके किसी मसल तक आती है, ब्रेन से मैसेज आता है और वहाँ से जो सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं मसल के अंदर, उन सिग्नल्स की वजह से कैल्शियम आयन आ जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर और वो बाइंड कर जाता है यहाँ ट्रोपोनिन के साथ। जैसे ही इस ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम आयन बाइंड करता है ये थोड़ी सी ट्विस्ट हो जाती है, थोड़ी सी अपनी जगह से खिसक जाती है। अब बेटा जब ये अपनी जगह से खिसकेगी तो ये अटैच है ट्रोपोमायोसिन के साथ, उसको भी पुल करेगी, उसको भी अपने साथ खींच के ले जाएगी। जैसे ही ये थोड़ी सी खिसकेगी, साइड पे होगी, पुश होगी, तो देखो ये नीचे सारे जो रिसेप्टर साइट्स हैं, बाइंडिंग साइट्स हैं, जहाँ हेड्स ने फिट होना है वो एक्सपोज हो गए हैं। After binding of the calcium ion with the troponin protein slightly shifts toward one side, ये हल्का सा एक साइड पे होती है and it pulls the tropomyosin and exposes all the active binding sites for the heads of myosin filament।
कि वो जगह जहाँ पे एक्टिन के साथ मायोसिन ने अटैच होना था, जो पहले ट्रोपोमायोसिन ने कवर की हुई थी, वो कैल्शियम के बाइंड करने से इनकी मूवमेंट से एक्सपोज हो गई हैं। जैसे ही ये खाली होंगे बेटा, अब एटीपी का एक मॉलिक्यूल आएगा, वो यहाँ इस हेड के साथ बाइंड करेगा, एंजाइमेटिक बाइंडिंग होगी और एटीपी का मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी इस हेड को देगा एंड इट बाइंड्स विद दिस एक्टिन फिलामेंट। यहाँ एक एटीपी का मॉलिक्यूल इस बाइंडिंग में यूज़ हो जाएगा। ठीक है, अब जब बाइंडिंग हो जाएगी बेटा तो क्या होगा कि ये हेड एकदम आगे की तरफ पुल करेगा। ये देखो, ये यूँ था, ये यहाँ पे देखें, ये इसके साथ बाइंड हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। क्रॉस ब्रिज जो है अब ये मुकम्मल हो गया है और ये इस साइड पे पुल करेगा, इसको आगे की तरफ खींचेगा। ठीक है ना, किसी चीज़ के साथ जैसे आप उसको बांध के और आगे की तरफ खींचते हो तो ये उस हेड इस एक्टिन को आगे की तरफ धकेलेगा, फिर पीछे से फ्री हो जाएगा। ठीक है, जब अब इसको फ्री करने के लिए, इन दोनों को बांधने के लिए एटीपी आया था। ठीक है, अटैचमेंट के लिए हाइड्रोलाइज हुआ था, एक एटीपी का मॉलिक्यूल टूटेगा, वहाँ पे एनर्जी जो है वो रिलीज़ हुई और जो है यहाँ पे दोनों के दरमियान जो है वो बॉन्डिंग हो गई। नाउ अगेन यहाँ पे अब मज़ीद इसको फ्री करने के लिए देन वी रिक्वायर एन एटीपी मॉलिक्यूल। यहाँ पे फिर एटीपी मॉलिक्यूल चाहिए ताकि ये इन दोनों को फ्री किया जा सके। ठीक है, यानी यहाँ से एटीपी के मॉलिक्यूल अवेलेबल होंगे तो इनकी बाइंडिंग ख़त्म होगी। ठीक है, यहाँ पे एटीपी कंज्यूम हो रहे हैं और यहाँ पे एटी मॉलिक्यूल्स जो है वो रिक्वायर्ड हैं कि फॉर ब्रेक डाउन ऑफ दीज बॉन्डिंग बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। तो जैसे ही एटीपी का मॉलिक्यूल यहाँ रिसीव होगा, ये ब्रेक डाउन होगी, दोनों फिलामेंट्स अलग हो जाएंगे और अगेन ये हेड नेक्स्ट साइकिल में फिर से बाइंड करने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, फिर एक एटीपी का मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज होगा एंड दोबारा बॉन्डिंग होगी और ये साइकिल चलता रहता है और मसल पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। ठीक है, तो ये तो था कि ब्रिजेस कैसे कंट्रोल होते हैं। ट्रोपोमायोसिन मैंने आपको बताया है कि ट्रोपोमायोसिन रेस्ट की हालत में जब मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता तो ये इस तरह से डिस्पोज होती है कि इट कवर्स द बाइंडिंग साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट विद द मायोसिन, यानी मायोसिन के साथ जो बाइंड करने वाली साइट्स हैं ये कवर्ड होती हैं बाय द ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट। एंड व्हेन द मसल स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्शन, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है, कैल्शियम आयन बाइंड विद द ट्रोपोनिन प्रोटीन, ट्रोपोनिन के साथ प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं एंड स्लाइटली हल्का सा इट मूव्स द ट्रोपोनिन प्रोटीन, उसको थोड़ा सा खिसका देते हैं। ट्रोपोनिन प्रोटीन इज अटैच विद द ट्रोपोमायोसिन, वो ट्रोपोमायोसिन के साथ बंधी हुई है। सो ट्रोपोमायोसिन आल्सो शिफ्ट्स टू स्लाइटली शिफ्ट्स फ्रॉम इट्स पोजीशन, हल्का सा अपनी जगह से खिसकती है एंड एक्सपोज द बाइंडिंग साइट्स फॉर मायोसिन हेड्स, और वो जगह एक्सपोज हो जाएंगी जो पहले के छुपी हुई थी। जैसे ही एक्सपोज होंगी एटीपी के मॉलिक्यूल को तोड़ के जो पहले से इसके अंदर मौजूद था उसकी ब्रेक डाउन करेंगे, उस एनर्जी को यूज़ करेंगे और ये बाइंड हो जाएंगे एक्टिन के साथ। बाइंड होने के बाद इसको पुल करेंगे, आगे की तरफ धकेलेंगे और फिर फ्री हो जाएंगे। फ्री होने के लिए उन्हें एटीपी का मॉलिक्यूल चाहिए, एटीपी का मॉलिक्यूल मिलता रहेगा तो इनकी बॉन्डिंग होती रहेगी और टूटती रहेगी। अब बेटा जब डेथ हो जाती है किसी बंदे की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, एनिमल की, तो क्या होता है कि उसके बॉडी के सेल्स के अंदर या मसल्स के अंदर एक लिमिटेड अमाउंट एटीपी की पहले से मौजूद, लिविंग बॉडी है ना, तो जितनी ज़रूरत होगी जब भी कॉन्ट्रैक्शन करनी होगी नए एटीपी बना लेगा। लेकिन जब डेथ हो जाती है तो नए एटीपी बनने रुक जाते हैं, जो पहले से मौजूद हैं वही कंज्यूम होते रहेंगे, तो बॉडी स्टिफ नहीं होती। लेकिन जब ख़त्म हो जाते हैं एटीपी का रिजर्वायर डेड बॉडी के अंदर मरने के कुछ घंटों के बाद, तो ये जो क्रॉस ब्रिजेस हैं, जहाँ जहाँ बॉडी का पार्ट जिस हालत में होगा उसी हालत में अकड़ जाएगा। क्यों अकड़ जाएगा? क्योंकि एटीपी नहीं होंगे और ये क्रॉस ब्रिजेस ब्रेक नहीं हो पाएंगे, और ब्रेक नहीं होंगे तो मसल अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है तो उधर रह जाएगा, रिलैक्स्ड फॉर्म में है तो उधर रह जाएगा।
क्योंकि रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन में एटीपी रिक्वायर्ड थे। तो जितना एटीपी बॉडी में मौजूद होगा उतनी देर बॉडी नरम रहेगी, डेड बॉडी। और जब एटीपी बॉडी के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि नए तो बन नहीं रहे, तो बॉडी स्टिफ हो जाएगी, अकड़ जाएगी ड्यू टू नॉन ब्रेकेज ऑफ दीज बॉन्डिंग बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन। ये कंडीशन जिसमें डेड बॉडी मरने के कुछ घंटों के बाद टाइम होता है एक, उस जब तक वो एटीपी का रिजर्वायर ख़त्म ना हो, तो उसके बाद बॉडी अकड़ जाती है, सख्त हो जाती है बिल्कुल पत्थर की तरह, तो वो कंडीशन कहलाती है रिगर मोर्टिस कहलाती है। ठीक है कि एटीपी जो है ब्रेक डाउन के लिए भी ज़रूरी है, एक्टिन और फिलामेंट मायोसिन को सेपरेट करने के लिए। तो जब डेथ हो जाती है तो एटीपी की अमाउंट बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है, क्रॉस ब्रिजेस जो हैं वो सेपरेट नहीं हो पाते, फॉर्मली बाउंड हो जाते हैं और बॉडी स्टिफ हो जाती है, एंड दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड रिगर मोर्टिस कहलाती है। तो ये क्रॉस ब्रिजेस कैसे बनते हैं ये हमने